मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में मिस्टीरियसली 10 एलिफेंट्स की डेथ हो जाती है। ये जो डेथ है ये 72 आवर्स के टाइम स्पैन में होती है, जिसके कारण स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एज वेल एज सेंट्रल एजेंसीज भी एक्टिव हो जाती हैं। ये जो डेथ है इसका कारण क्या है, इसको पता करने के लिए कमिटीज या इनिशियल लेवल पे इंक्वायरी भी बैठती है। इनिशियली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोलता है कि कोडो मिलेट जो है या कोडो क्रॉप जो है उसकी वजह से एलिफेंट्स की डेथ हुई है। पर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव इस बात से सेटिस्फाई नहीं होते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में किसी भी एलिफेंट को कोडो फसल से मरते हुए नहीं देखा है। जांच और इंटेंसिफाई हो जाती है, जिसके कारण 2 आईएफएस ऑफिसर्स को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंशन का कारण ये है कि वो जब ये इंसिडेंट हुआ तब दिवाली की छुट्टियों पर थे और जब इस बात की उन्हें जानकारी दी तब भी उन्होंने छुट्टियों से वापस आना सही नहीं समझा और तो और अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर लिया, जिसके चलते 2 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों एमपी के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो कोडो मिलेट पॉइजनिंग एक रीज़न नहीं कंसिडर करते हैं। हम ये भी जानेंगे कि कोडो मिलेट क्या होता है, साथ ही इस केस से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स अभी तक हुए हैं हम वो सब भी डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और करंट अफेयर्स डिकोडेड में आपका स्वागत है। जो न्यूज़ है वो बांधवगढ़ नेशनल पार्क से रिलेटेड है, तो हम पहले उसकी लोकेशन देखते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि एमपी में है ये, तो एमपी में कहाँ है? एमपी में यहाँ पर आप देखेंगे तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। उमरिया डिस्ट्रिक्ट जो है वो इसमें है। ये एमपी का मैप है और यहाँ पे और भी नेशनल पार्क्स हैं। यहाँ के जो नेशनल पार्क्स हैं वो छत्तीसगढ़ से भी काफ़ी क्लोज है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के एनिमल्स भी इधर आ जाते हैं। ये बात इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे जब मैं डिस्कशन करूँगी तो इसका मेंशन आएगा। बांधवगढ़ की लोकेशन होपफुली आपको क्लियर हो गई हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और डेवलपमेंट्स डिस्कस करते हैं इस केस से रिलेटेड। तो जो प्राइमरी रीज़न बताया गया था ऑटोप्सी के बाद में वो था कि कोडो मिलेट की वजह से हो रही है ये पॉइजनिंग। तो आप देख सकते हैं कोडो मिलेट जो एक तो 72 आवर्स में 10 एलिफेंट्स की डेथ होना अपने आप में काफ़ी बड़ी न्यूज़ है और इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। तो इंक्वायरी के लिए वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो भी एक्टिव हो गया, एज वेल एज स्टेट में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ऑल्सो मेड अ कमेटी। ये जो इनिशियल रिपोर्ट है इसमें एमपी के फॉरेस्ट मिनिस्टर और 2 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व किए गए हैं। अब देखिए सेंट्रल स्टेट दोनों इंक्वायरी कर रही हैं, तो हमें देखते हैं कि कोडो मिलेट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो क्यों डिस्कार्ड कर दिया है मोहन यादव ने। तो कोडो मिलेट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कोडो को कोदरा भी कहा जाता है। यहाँ एमपी में इंडिया में एमपी सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोडो क्रॉप का, पर ये फसल दूसरी जगहों पे भी उगाई जाती है, जैसे गुजरात, कर्नाटका भी इस फसल को उगाते हैं। ये कोडो क्रॉप जो है वो ट्राइब्स या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग कंज्यूम करते हैं। इसका इडली, डोसा जैसी रेसिपीज बनती हैं। कोडो जो है वो काफ़ी टाइम से इंडिया में उगाया जा रहा है, पर कोडो की पॉइजनिंग के केसेस भी यहाँ पर हमने देखे हैं। तो कोडो जो है वो एक ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप है, मतलब कि इसको ज़्यादा पानी नहीं लगता उगाने के लिए। एरिड रीजन या कि डेजर्ट जैसे रीजन्स में ये आसानी से उगाई जा सकती है। अब ये जो क्रॉप है एट टाइम्स इसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण ये पॉइजनस भी हो जाती है। अब परेशानी की बात ये है कि अगर आप किसी पौधे में फंगल इन्फेक्शन देखेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कुछ वाइट कलर का सब्सटेंस प्रोड्यूस होता हुआ आपको दिख जाएगा। पर कोडो के केस में फंगल इन्फेक्शन या पॉइजनस पौधा भी नॉर्मल ही दिखता है, तो इसीलिए इसको आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं है। तो इनिशियल इंक्वायरी में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ऐसा बोला कि जब ऑटोप्सी हुई एनिमल्स पे, एलिफेंट्स पे, तो उनके स्टमक में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोडो मिला, तो उन्हें ऐसा लगा कि कोडो की पॉइजनिंग की वजह से उनकी डेथ हुई है और इसके चलते ही उनके लिवर, नर्वस सिस्टम या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो डैमेज हो गए। अब फर्दर इंक्वायरी जो है ये हो उससे पहले ही इंस्ट्रक्शंस आए कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क के आसपास जितने भी कोडो क्रॉप्स उग रहे हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ताकि ऐसे केस फिर से रिपीट ना हो, और इस तरह के एक्शंस ले भी लिए गए। अब ये कोडो क्रॉप आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह का दिखता है और पौधा जो है वो इसका इस तरह का दिखता है।
यहाँ पर हमने इसके बारे में समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि चीफ मिनिस्टर का क्या रिस्पॉन्स है। चीफ मिनिस्टर जो हैं वो खुश नहीं है और उन्होंने बोला कि उन्होंने ऐसे नहीं देखा कोडो मिलेट की वजह से एलिफेंट्स की मौत हो जाए, ऐसा उन्होंने आमतौर पे नहीं देखा है। ऑल्सो कोडो मिलेट पॉइजनिंग इंसानों में भी हो सकती है और इंसान जो है उनका अगर आप स्टमक एम्प्टी करा दें तो वो आराम से ट्रीट भी किए जा सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये उन्हें कन्विंसिंग नहीं लग रहा है कि वो कोडो मिलेट की वजह से उनकी जान चली गई है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं और अपनी निराशा भी जताते हुए कह रहे हैं कि हम इतने साइंटिफिकली एडवांस सोसाइटी में रहते हैं, उसके चलते हुए भी हम अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं देख पाए हैं। अब 3 दिन हो गए हैं इस बात को, तो जल्दी जल्दी कोई अपडेट्स आनी चाहिए, कोई साइंटिफिक एविडेंसेस आने चाहिए हमारे पास कि क्या रीज़न हो सकता है। अभी ऑटोप्सी की रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आना बाकी है, जिसके कारण हम अभी वेट कर रहे हैं कि एग्जैक्ट कॉज क्या है। तो कोडो मिलेट पॉइजनिंग उनको इतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। साथ ही इनिशियल इंक्वायरी में ये भी पता चला कि पेस्टिसाइड जो है वो मौत का कारण नहीं है। जो क्रॉप्स हैं उन पे पेस्टिसाइड्स के कारण भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में चले जाते हैं। तो एलिफेंट्स की मौत का कारण पेस्टिसाइड या फिर कोई हिडन कॉन्स्पिरेसी नहीं है। ये इनिशियल इंक्वायरी में जो कमेटी बिठाई गई थी फॉरेस्ट मिनिस्टर के अंडर, उन्होंने बता दिया है। तो इसलिए कि रिपोर्ट जो है वो पेस्टिसाइड को डिस्कार्ड करती है कि पेस्टिसाइड की वजह से नहीं हुआ और कोई दूसरा कंट्रोवर्शियल एंगल भी इसमें नहीं है। तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि किस वजह से एलिफेंट्स की जान चली गई, ताकि अभी जो एग्जिस्टिंग एलिफेंट्स हैं हम उनको अच्छे से सेफगार्ड कर पाएँ। तो दिस वाज द रिस्पॉन्स। उन्होंने बोला कि जो डेथ है वो काफ़ी पेनफुल है और ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और हम इसमें और बेहतर कमांड रखने की कोशिश करेंगे। नाउ अब आगे क्या किया जा सकता है इस पूरे केस से रिलेटेड, हम वो देखते हैं, ताकि आगे चल के एलिफेंट्स जो हैं वो इस तरह की चीज़ों का सामना ना करें। अब आपको एक और इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ देना चाहूँगी कि इंडिया में सबसे लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन कर्नाटका के पास है। कर्नाटका जो है वो सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स रखता है। तो हम बेस्ट प्रैक्टिसेस बोरो कर सकते हैं उन स्टेट्स से जिनके पास एग्जिस्टिंग एलिफेंट पॉपुलेशन है, और वो स्टेट्स जो हैं वो कैसे मैनेज कर रहे हैं ये सब चीज़ें, हम वो चीज़ कर सकते हैं। साथ ही एलिफेंट्स की डेथ का सबसे बड़ा रीज़न होता है इलेक्ट्रोक्यूशन। मतलब कि जब क्या होता है ना कि एलिफेंट्स जो हैं वो खाने की खोज में एट टाइम्स हमारे फार्म्स या हमारे एग्रीकल्चरल लैंड में भी एंटर कर जाते हैं और हमारी फसलों को डैमेज कर देते हैं। इनसे बचने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, अपनी एग्रीकल्चर लैंड के आसपास फेंसिंग कराते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी या करंट बह रहा होता है। अब उससे एलिफेंट कांटेक्ट में आते हैं और फिर उनकी जान चली जाती है। तो हम वो चीज़ भी ठीक कर सकते हैं बाय यूजिंग सोलर पैनल्स। सोलर फेंसिंग का इस्तेमाल करके हम ये इलेक्ट्रोक्यूशन भी बचा सकते हैं ताकि एलिफेंट की डेथ्स जो है वो मिनिमाइज हो सके। उसके अलावा हम क्या करेंगे, हम एलिफेंट टास्क फोर्स स्टैब्लिश करेंगे जो बताएंगे कि एलिफेंट्स को अच्छे से मैनेज कैसे कर सकते हैं। रेडियो ट्रैकिंग करेंगे। रेडियो ट्रैकिंग मतलब एक ऐसा डिवाइस कनेक्ट कर देंगे हम एलिफेंट्स के साथ में ताकि हम उनकी लोकेशन मॉनिटर कर पाए, हम देख सके कि वो जा कहाँ रहे हैं। ताकि और लॉन्ग टर्म प्लान इस्टेब्लिश करेंगे ताकि हमें पता चल सके, क्योंकि हमारे पास अब क्या मैंने जैसे आपको इनिशियली बताया कि छत्तीसगढ़ से भी एलिफेंट्स इधर आ जाते हैं और यहाँ पर उन्हें अच्छा लगता है तो वो वापस नहीं जाते। तो उसके चलते हमारे पास एक सब्सटैंशियल एलिफेंट पॉपुलेशन है एमपी में। तो जिसके चलते हमें एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना होगा कि अगर एलिफेंट पॉपुलेशन इंक्रीज भी हो रही है तो हम उन्हें और बेहतर तरीके से कैसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये चीज़ हमें करनी है। बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो कर्नाटका, केरला और आसाम जैसे स्टेट से हम बोरो कर सकते हैं क्योंकि इनके पास लार्ज एलिफेंट पॉपुलेशन है। साथ ही हम इलेक्ट्रोक्यूशन अवॉइड करने के लिए सोलर फेंसिंग यूज़ कर सकते हैं अपने एग्रीकल्चर फार्म में। तो न्यूज़ से रिलेटेड तो इतनी अपडेट है, पर अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी जो है वो एक बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आया है विच इज़ यूसीएससी अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप। ये टेस्ट जो है वो 10 नवंबर को है और इसमें आप काफ़ी इनाम जीत सकते हैं। जो इनामों का पूल है वो 50 करोड़ तक का है। ये जो टेस्ट है वो आप 2 शिफ्ट में दे सकते हैं, एक तो 11 AM या दूसरा 5 PM। 10 नवंबर को ये टेस्ट कंडक्ट होगा जिसमें प्राइजेस जो हैं वो आप एक ट्रिप जीत सकते हैं, फैमिली वेकेशन जीत सकते हैं, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन जैसी चीज़ें आप जीत सकते हैं इस स्कॉलरशिप टेस्ट में अप्लाई करके और स्कॉलरशिप टेस्ट को अच्छा करके। एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं विच इज़ MM05।
लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको कि आपको कहाँ से एनरोल करना है। ये स्कॉलरशिप टेस्ट 10 नवंबर को हो रहा है, प्लीज़ अप्लाई फॉर इट। इसी के साथ वी हैव कम टू द एंड ऑफ द इन्फॉर्मेशन। जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आपको इस चैनल पे बताते रहेंगे। प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।